हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 7 which is nothing but system of particles and rotational motion. So here chapter number 7 is there. It is nothing but it is system of particles and rotational motion. अब सबसे पहला तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है? तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is nothing but it is a group of particles. It is a group of particles which may or may not interact with each other, है ना। तो यहां पर आप देखोगे इट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स which may or may not interact with each other. Suppose there are many particles like this, है ना। ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये बहुत सारे पार्टिकल्स है तो ये क्या बन गया बेटा? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बन गया। अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ये दो हमारे पास पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करे या ना भी करे, इट डिपेंड्स, है ना। क्या इस तरह की जो है उसमें बॉन्डिंग है। अब आपको ये पता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल, है ना। अब पार्टिकल का क्या मतलब होता है? तो पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। सो पार्टिकल इज नथिंग बट इट इज पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। इट इज पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट endowed with mass, जिसका मास हो वो पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या बन गया? पार्टिकल। अब ये पार्टिकल जो है बहुत सारे अगर इकट्ठा हो गए तो हमारे पास हो गया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की रोटेशनल मोशन, ये मोशन के बारे में तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। देखिए यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स? इट इज ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच मे और मे नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर। देखिए बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n number of particles are there, they may or may not interact with each other. And a particle it is point like object endowed with mass. एक point like object जिसका मास होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे पार्टिकल। अच्छा, अब देखिए कि हम लोग एक और भी कंसेप्ट है इस चैप्टर में, उसको पहले हम लोग समझ लेंगे, फिर बाद में मोशन की जो टाइप से होता आपको पता ही होगा। देखिए सबसे पहले जो है हमारे पास एक रिजिड ऑब्जेक्ट और रिजिड बॉडी। सबसे पहले ये वाला एक कंसेप्ट है। देखिए रिजिड ऑब्जेक्ट और रिजिड बॉडी। रिजिड ऑब्जेक्ट अगर इसको कहा जाए कि यहाँ पर रिजिड बॉडी इज द बॉडी that does not change its shape in any circumstances, and the body that does not change its shape in any circumstances are or is known as rigid body। फिर उसके अंदर हम लोग लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन constituent particles, the distance between constituent particles। देखिए the distance between constituent particles of the rigid body remains the same in any circumstances, in any circumstances,
कंसिस्टेंसीज। अब देखिए ये एक कंसेप्ट है कि द बॉडी दैट डज नॉट चेंज इट्स शेप इन एनी सर्कमस्टेंसेस, चाहे आप उस पर कितना भी फोर्स लगा दो, चाहे आप उस पर कितना भी प्रेशर लगा दो, चाहे कितना भी टेम्परेचर उसका इंक्रीज करो, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगी। ऐसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखिए सपोज ये रिजिड बॉडी है, तो ये इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, नेवर। चाहे आप उसका प्रेशर कितना बढ़ा दो, टेम्परेचर कितना बढ़ा दो, चाहे आप उसको कोई भी कंडीशन में रखो, चाहे उस पर। अब ऐसी बॉडी जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। अगेन आई रिपीट, दिस टाइप ऑफ बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर इसको लाया क्यों जाता है? तो देखिए अगर हम लोग जो है अगर रिजिड बॉडी का कंसेप्ट नहीं लाए और ये दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाए, तो फिर हमको और ज़्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, है ना। तो और ज़्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो टू अवॉइड दैट कैलकुलेशंस वी कंसिडर सिंपली द रिजिड बॉडी, और जितने भी सॉलिड बॉडी होते हैं ना, जितने भी सॉलिड बॉडी या सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, वो सारे के सारे हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए उसको हम लोग रिजिड ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं। मतलब ये वाले जितने भी सारे हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे रिजिड ऑब्जेक्ट में कंसिडर हो जाते हैं। तो द बॉडी दैट डज नॉट चेंज इट्स शेप इन एनी सर्कमस्टेंसेस इज नोन एज रिजिड बॉडी। द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी रिमेन्स द सेम इन एनी सर्कमस्टेंसेस। आप चाहे इस रिजिड बॉडी का कितना भी इसको फोर्स दे दो, ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा, कितना भी फोर्स दे दो, है ना, और कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, ये अपना जो है शेप को चेंज नहीं करेगा। ऐसी कोई भी बॉडी हकीकत में या तो रियल में कोई एग्जिस्ट नहीं करती। अगेन आई रिपीट, ये रिजिड बॉडी जो है रियल में कोई एग्जिस्ट नहीं करती, ये इसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट को जो है रिजिड ऑब्जेक्ट के तौर पे हम लोग कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजी, है ना। अब ये रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। द बॉडी दैट डज नॉट चेंज इट्स शेप इन एनी सर्कमस्टेंसेस इज नोन एज रिजिड बॉडी। इसका नोट बना लीजिए। और द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी रिमेन्स द सेम इन एनी सर्कमस्टेंसेस। रियल में ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारे पास एक दूसरा कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में है, वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, है ना। अब देखिए यहां पर ये सारे हमारे पास सपोज ये एनी शेप की रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी, इसके बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। हर पार्टिकल का अपना मास होता है, तो हर पार्टिकल का अपना मास होता है। इस पार्टिकल का अलग अलग मास कैलकुलेट करना और फिर बाद में उसको लगाना, ये थोड़ा सा टीडियस वर्क है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये बॉडी जो है ना, इसका मास किसी एक पॉइंट पे जमा हो गया है, किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा हो गया है, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ मास, है ना। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? Center of mass is nothing but it is a point where the mass of all the constituent particles considered to be concentrated. Again I repeat. तो center of mass क्या होता है? It is a point. It is a point at which masses of all the constituent particles considered to be concentrated। मतलब ये ऐसा पार्टिकल होगा या ऐसा जो है पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे सारे पार्टिकल के मास, सारे पार्टिकल का जो मास है, सारे पार्टिकल जो है सभी का मासेस उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है, ऐसा हमको लगता है, ऐसा हमको जो है उसमें कंसिडर करना पड़ता है।
तो दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास को कैसे ढूंढा जाता है, व्हाई इट इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो है क्या करेंगे कि हम लोग जो है ये कोई भी रिजिड बॉडी का अगर हम लोग मोशन कंसिडर करेंगे ना, तो ये सारे पॉइंट उसके मोशन में होंगे, सारे पॉइंट। अगर देखिए ये वाला देखिए, अब कोई बोलेगा सेंटर ऑफ मास ढूंढने की जरूरत क्या है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। तो कोई भी रिजिड बॉडी जब मोशन में होती है ना, तो उसके सारे पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। अब सारे पार्टिकल्स जो है मोशन में हो गए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे पार्टिकल्स की हमको इंडिविजुअल उसकी मोशन को कंसिडर करना पड़ेगा। ये बहुत लेंदी वर्क हो जाएगा, ये बहुत जो है अगर आप देखोगे तो बहुत टीडियस वर्क हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास उसकी मोशन को हम लोग कंसिडर करते हैं, और हम लोग कहते हैं कि दिस पार्टिकल और ये दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल है ना, वो सारे इसी तरह की मोशन करते होंगे जिस तरह की ये सेंटर ऑफ मास जो है मोशन करता है। तो टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजी, हम लोग क्या करते हैं कि सारे जो पार्टिकल्स है वो सारे पार्टिकल्स, देखिए यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे पार्टिकल्स मोशन करेंगे। हर एक की अलग अलग मोशन को कंसिडर करना वो बहुत टीडियस हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ सेंटर ऑफ मास की मोशन को हम लोग सिर्फ कैलकुलेशंस में लेते हैं, और वो कैलकुलेशन से हम लोगों को ये पता चलता है कि सारे पार्टिकल्स किसी तरह की मोशन करते होंगे। अच्छा, अब ये सेंटर ऑफ मास को ढूंढना है हमको, है ना, तो हम फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास को कैसे ढूंढा जाता है, तो उसका तरीका हम लोगों को फिजिसिस्ट ने बताया है। हम लोग बहुत सिंपल वे से शुरू करेंगे। जैसे हमारे पास ओनली वन पार्टिकल है ना, ओनली वन पार्टिकल इज देयर, तो ये पार्टिकल खुद ही अपना सेंटर ऑफ मास होगा, ये खुद ही अपना सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हमारे पास एक पार्टिकल की सिस्टम है तो एक पार्टिकल खुद ही अपना सेंटर ऑफ मास होता। फिर अगर आप सपोज यू आर गिवन टू पार्टिकल्स, है ना, ये दो पार्टिकल है, सपोज टू पार्टिकल्स आर देयर, तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया। टू पार्टिकल्स में वन डायमेंशनल मोशन ही होगा, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। सपोज इसका मास m1 है, ये पार्टिकल का मास m1 है, ये पार्टिकल का मास m2 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है ना, तो वी विल टेक सम रेफरेंस पॉइंट, या तो हम लोग यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेंगे, है ना। क्या ले लेंगे बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये पार्टिकल m1 का डिस्टेंस हम लोग ढूंढेंगे, सपोज इट इज x1, और यहाँ से इसी पॉइंट से हम लोग यहाँ पर जो है ढूंढेंगे इट इज x2, है ना। तो ये क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये m1 जो है, व्हाट इज m1, m1 is particle number 1 and m2 is mass of particle number 2. Again I repeat, m1 is mass of particle number 1 and m2 is mass of particle number 2. And suppose if I take any frame of reference here, the distance between the first particle and the frame of reference is x1. If it is x2, तो हम लोगों को center of mass कैसे मिलेगा, तो center of mass का distance from frame of reference मतलब क्या, axiom का मतलब क्या, distance of center of mass from the frame of reference can be given by this way, it is m1 x1, अब क्या लिखना पड़ेगा, m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2, क्या लिखना पड़ेगा बेटा, is m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2। क्या इसका ये मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, नहीं, इट डजंट मीन, ऐसा नहीं होगा कि सेंटर में ही उसका सेंटर ऑफ मास आएगा यहाँ से। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि देखिए मैं आपको इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ, तो आपको ऐसा नहीं समझना कि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ऑलवेज सेंटर में आएगा। सपोज ये हमारे पास 30 किलोग्राम का है ना, ये मास m1 30 किलोग्राम का है, और ये वाला डिस्टेंस सपोज 1 मीटर है ना, और ये वाला x2 जो है हमारे पास 2 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, और ये वाला सपोज 1 किलोग्राम का है, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास कितना पड़ेगा, 30 into 1 प्लस वी कैन से 1 into 2 डिवाइडेड बाय 30 plus 1,
तो कितना हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया 32/31, तो इट विल बी इक्वल टू नियरली 1.9 के आसपास कुछ हमको मिलेगा, कुछ भी मिलता है वैसे। तो ये सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यहाँ पर होगा, देखिए इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट जूम करके देखिए, इस पॉइंट पर होगा, है ना, सेंटर में नहीं है। सेंटर में कब होगा, सेंटर में कब होगा, तो सेंटर में तभी होगा, देखिए कोई बोलेगा कि सेंटर में अब कब होगा, तो आप बताइए। तो when m1 is equal to m2, है ना, ये दोनों पार्टिकल का मास अगर सेम, फॉर एग्जांपल ये वाले दोनों पार्टिकल का मास अगर हमारे पास सेम है, m1 और m2 सेम है, एंड सपोज इट इज m, तो अब आप देखिए एक cm कैन बी रिटन हियर इज, सपोज ये वाला हमारे पास हो जाएगा mx1 प्लस mx2 डिवाइडेड बाय m प्लस m, तो ये वाला आ जाएगा xcm इज इक्वल टू mx, तो यहाँ से m कॉमन निकालोगे तो ये वाला आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2m, तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब देखिए कब होगा सेंटर में, जब ये दोनों मासेस जो है हमारे पास इक्वल होंगे, तब उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास, है ना, ये सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा ही उसके मिडल में होगा या उसका मिड पॉइंट होगा, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये काफी हेवी पार्टिकल है और ये काफी लाइट पार्टिकल है, तो हेवी पार्टिकल की तरफ उसका सेंटर ऑफ मास जाएगा, ये हम लोगों ने देखा। सपोज कोई बोलेगा आपने तो ये बता दिया x डायरेक्शन में, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ही पार्टिकल x डायरेक्शन में हो, पार्टिकल y डायरेक्शन में भी हो सकता है। सपोज दिस इज m1 और m2, और यहाँ से यहाँ तक सपोज ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक y1 और यहाँ से यहाँ तक सपोज y2 है, तो उसका YCM हमको मिलेगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना बेटा। तो ये वाला हमारे पास सेंटर ऑफ मास मिलेगा, इट मे बी इन x डायरेक्शन, इट मे बी इन y डायरेक्शन और इट मे बी इन z डायरेक्शन, है ना। तो हमारे पास जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर मिलेगा, तो सेंटर ऑफ मास जो है हमको ये फॉर्मूला से मिलेगा, क्या मिलेगा, m1 x1 m2 x2 प्लस m1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर ये दोनों सेम मास के हो गए तब हमको सेंटर में मिलेगा, वरना हमको सेंटर में नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द सेंटर ऑफ मास। कोई बोलेगा कि चलिए अगर हमारे पास ये तो वन डायमेंशनल मोशन की बात, सॉरी वन डायमेंशनल पार्टिकल की ऑब्जेक्ट की बात हो गई, कोई बोलेगा कि मेरे पास तो सपोज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, 3 नंबर है, 100 नंबर है, ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। सपोज यहाँ पर पार्टिकल नंबर m1 है, यहाँ पर पार्टिकल नंबर m2 है, ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, है ना। तो यहाँ पर सपोज यहाँ से यहाँ तक सपोज x1 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक x2 डिस्टेंस है, तो HCM हमको कैसे डिफाइन करेंगे, सो इट इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अप टू mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। देखिए इफ योर सिस्टम इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, if your system is made up of n number of particles, then how you define the center of mass? So it is defined here as m1 x1 plus m2 x2 plus up to mn xn divided by m1 plus m2 up to mn. So this is how you define the center of mass for n number of particles. अब ये तो हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन का हो गया। अब सपोज आपके पास टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सपोज टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इसकी लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, है ना। एक्चुअली हकीकत में देखा जाए ना बेटा, तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, टू डायमेंशनल वन डायमेंशनल ये ऑब्जेक्ट ही नहीं हो, कोई भी ऑब्जेक्ट। वैसे तो आपको जो है यहाँ पर थियोरेटिकली पढ़ना होता है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरी बात कहीं पर भी नहीं लिखोगी, बट मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वन डायमेंशनल भी नहीं होता, टू डायमेंशनल भी नहीं होता, इट इज ऑलवेज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, हमेशा हमेशा वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए अगर ये आपके पास, वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हो तो मैं पढ़ा देता हूँ, वरना जो है
3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये सपोज 2 डायमेंशनल मोशन, उसकी लेंथ है और ब्रेथ है। कोई बोलेगा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का कोई आप एग्जाम्पल दीजिए, तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हम लोग ऐसा दे सकते हैं, इट इज थिन लेमिना, इट इज वेरी थिन लेमिना। लेमिना का मतलब क्या होता है, इट इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, वेरी थिन लेमिना, मतलब उसकी जो थिकनेस है ना, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, जब उसको हम लोग कंसिडर भी नहीं कर सकते। उसकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और थिकनेस बहुत कम होगी। जैसे आप लोग देखते हो कि कभी कभी जो है ना, मतलब वेरी थिन लीव्स आर देयर, सिल्वर लीव्स। कभी पुराने ज़माने पे ये जो हमारे पास पुराने ज़माने पे जो मिठाई वगैरह होती थी ना, उस पे ये सिल्वर के लीव्स रखते थे एंड पीपल यूज टू ईट इट, है ना। तो ये सिल्वर जो लीव्स होते हैं बहुत पतले होते हैं, उसको हम लोग लेमिना कह सकते हैं। तो सपोज यू आर हैविंग अ थिन लेमिना और इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। सपोज ये पार्टिकल m1 है, यहाँ पर पार्टिकल m2 है, यहाँ पर पार्टिकल mn है। सपोज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। अब आप मुझे बताइए कि ये पार्टिकल की पोजीशन, अगर कोई 2 डायमेंशनल मोशन में है, कोई 2 डायमेंशन में है, कोई पार्टिकल 2 डायमेंशन में है, तो उसकी पोजीशन हम लोग कैसे बताएंगे? बताइए। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 2 डायमेंशनल है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, जैसे m1 m2 mn, इसकी पोजीशन हम लोग कैसे बताएंगे? सो इसकी पोजीशन बताने के लिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। देखिए r1 बार, है ना, पोजीशन वेक्टर से बताते ना पार्टिकल की पोजीशन 2 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर, और 3 डायमेंशन में भी पोजीशन वेक्टर होते हैं। यहाँ पर होगा आपके पास r2 बार और ये वाला जो है सपोज rn बार, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पोजीशन कैसे बताएंगे? r बार सिंपली xik प्लस yjk, या तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो r बार इज इक्वल टू xy। नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते। कोई बोलेगा x और y ऐसे थोड़ी होता है, हाँ नहीं होता है। r बार कैन बी yz ऑल्सो, r बार ये yz भी हो सकता है, या तो इसको आप yjk प्लस zkk ऐसे भी लिख सकते हो, या r बार जो है z और x भी हो सकता है। सो इट इज zkk प्लस xik ऐसे भी आप लिख सकते हो ना, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर 2 डायमेंशन में वो ऑब्जेक्ट होगा तो इफ द ऑब्जेक्ट इज 2 डायमेंशनल, तो द पोजीशन ऑफ देयर पार्टिकल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर्स। सो यहाँ पर हमको जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर कहाँ से ऐसे मिलेगा? तो उसका पोजीशन वेक्टर RCM इज इक्वल टू m1 r1 बार, क्या होगा बेटा? m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस अप टू mn rn बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू वी कैन से mn। ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला हमारे पास हो गया। देखिए बेटा यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, तो वी सिंपली फाउंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कहाँ से गिनते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑलवेज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। पुराने में भी मैं आपको बता दूं कि XCM आप कहाँ से गिन रहे थे? तो XCM फ्रेम ऑफ रेफरेंस से गिनना है हो आपको। ये XCM जो है ना, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये RCM ये भी पोजीशन वेक्टर बनेगा कहाँ से? फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही बनेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका पोजीशन वेक्टर आपको मिल जाएगा m1 r1 बार, m2 r2 बार प्लस अप टू mn rn बार। अब देखिए यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर है RCM बार, ये पोजीशन वेक्टर है, इट इज 2 डायमेंशनल, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है 3 डायमेंशनल ही होते हैं। तो 3 डायमेंशनल अगर होंगे तो उसका हम लोग कैसे करेंगे? तो सपोज यू आर हैविंग अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, है ना बेटा। अगर आपके पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो उसका हम लोग पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो सपोज फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, है ना, तो उसका हम लोग यहाँ पर अगेन इट इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग बताते हैं रिजिड ऑब्जेक्ट को ऐसे ही हम लोग बताएंगे, है ना, इट कैन हैव परमानेंट शेप, है ना। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है, सपोज यहाँ पर उसके पार्टिकल्स आपके पास बहुत सारे और उसके पोजीशन वेक्टर r1 बार, ये वाला पोजीशन वेक्टर r2 बार और ये वाला पोजीशन वेक्टर सपोज rn बार या r3 बार, जो भी आप ले लो, है ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 3 डायमेंशन में? अब ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसके
ये वाले जो होंगे ना पोजीशन वेक्टर, उसका x कंपोनेंट भी होगा, उसका y कंपोनेंट भी होगा, उसका z कंपोनेंट भी होगा। सो RCM बार इज इक्वल टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस अप टू mn rn बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू वी कैन से mn, है ना। तो ये वाले हमारे पास RCM बार इज इक्वल टू m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस अप टू mn rn बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn, ये वाला हमारे पास RCM बार हो जाएगा। तो ये RCM बार हमारे पास कैसा हो जाएगा, अब यहाँ पर R बार जो है ये वाला R बार, ये क्या है, इट इज थ्री डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर। सो व्हाट वी डू हियर, वी सिंपली फाउंड आउट द पोजीशन वेक्टर। चलिए अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, चलिए अगर हमारे पास टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, चलिए थ्री डायमेंशनल की बात करें, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास देखिए, सपोज इफ यू आर हैविंग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, रिजिड ऑब्जेक्ट लाइक दिस, और उसका पार्टिकल m1 r1 बार, यहाँ से आपके पास m2 r2 बार, और यहाँ से आपके पास सपोज m3 r3 बार, है ना। तो उसका RCM बार हमको कैसे मिलेगा, तो इट इज नथिंग बट m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस अप टू वी कैन से mn rn बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू वी कैन से mn, ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब कोई बोलेगा कि ये वाला तो पोजीशन वेक्टर है, बिल्कुल सही है पोजीशन वेक्टर। सो ये r1 बार, क्या इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये वाला r1 बार इज इक्वल टू x1 ik प्लस y1 jk प्लस z1 kk, क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या R2 बार को भी ऐसे नहीं लिख सकते, R2 बार कैन आई राइट लाइक दिस, x2 ik प्लस y2 jk प्लस z2 kk, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे R3 को नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्या RCM को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, xCM ik प्लस yCM jk प्लस zCM kk, है ना। ये वाला हम लोगों ने ऐसे कर लिया था। अब देखिए, अब ये वाला जो है R1 बार, ये पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लोग ऐसे रिजॉल्व कर सकते, इसको भी हम लोग ऐसे रिजॉल्व कर सकते। तो क्या इसी पोजीशन वेक्टर को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ये पोजीशन वेक्टर का हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, xCM ik प्लस yCM jk प्लस zCM kk, क्या ऐसे नहीं लिख सकते। तो सिंपली वी कैन से xCM ik प्लस yCM jk प्लस zCM kk। xCM ik प्लस yCM jk प्लस zCM kk। अब ये वाला हो गया m1 r1, तो इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे, x1 ik प्लस y1 jk प्लस z1 kk, ऐसे हम लोग लिखते, इसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जैसे xn ik प्लस yn jk प्लस zn kk डिवाइडेड बाय वी कैन से m1 प्लस m2 प्लस अप टू वी कैन से mn। तो हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते, xCM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अप टू mn xn। आइकन दोनों साइड से मैंने कैंसिल कर दिया, तो mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn, सर्टेनली वी विल राइट इट डाउन। और हम लोग उसके क्वेश्चंस में ये वाला फंडामेंटल को हम लोग यूज भी करेंगे। देखिए इस पे आपको जो है ना, यहाँ पर वापस जो है वेक्टर्स आ रहे हैं, तो वेक्टर्स जो है उसके अंदर अगर आपका थोड़ा सा भी कुछ भी रिवीजन करना या बाकी हो तो आप कर लेना उसको, क्योंकि वेक्टर्स जो है आपको 12th तक, 12th के भी बहुत सारे चैप्टर्स में वेक्टर का ही यूज होगा। तो ये वाला हम लोग y कंपोनेंट, इसको हम लोग ऐसे ढूंढेंगे mn बाय n, और z कंपोनेंट भी हम लोग ऐसे ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पर zCM इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस अप टू mn zn, है ना। ये वाला होगा mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस अप टू वी कैन से mn। ये वाले जो है हमारे पास मतलब x कंपोनेंट ऑफ द
position vector, y component of the position vector and z component of the position vector, ये वाला हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसको नोट बनाइए, इसकी आप इसकी नोट बनाइए। ओके, अब आप देखेंगे हम लोग कि अगर पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता है तो क्या है। कोई भी पार्टिकल रोटेशनल मोशन करता है और उसके बाद अगर कोई भी पार्टिकल, सपोज दिस इज अ पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे रोटेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन करता है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेशनल मोशन करता है, तो ये वाला उसका सेंटर होगा ना। तो ये सेंटर से पास होती हुई और यहाँ पर इसकी मोशन जो है उसके परपेंडिकुलर आपको एक एक्सिस मिलेगी। बहुत सिंपल, देखिए यहाँ पर ये पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, उसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, जो ये पार्टिकल मोशन जिस प्लेन में करेगा ना उस प्लेन से ये परपेंडिकुलर होगी, तो दिस इज नॉन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहेंगे हम लोग इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई बोलेगा एग्जाम्पल दो, तो जैसे ये हमारे पास एक पाइप है और यहाँ पर हमारे पास फैन है ना, ये वाला हमारे पास सपोज फैन है, तो फैन ऐसे मोशन करेगा ना, यहाँ पर ऐसे मोशन करेगा, तो ये पाइप जो है ना, इट इज नथिंग बट इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे पहले भी बताया था कि आपको जो है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था, इसके पहले भी क्या बताया था बेटा कि अगर आपको जो है मोशन के बारे में इसके पहले भी बताया था, कितने टाइप की मोशन आप जानते हो, तो वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, पहली बात जो होगी ट्रांसलेशनल मोशन, इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, एक डायरेक्शन में जाएंगे। दूसरी क्या होती है प्योर ट्रांसलेशनल, इसको हम लोग कहते हैं, और दूसरी होती है हमारे पास प्योर रोटेशनल मोशन। क्या होती है बेटा? प्योर रोटेशनल मोशन, जिसके अंदर एक एक्सिस होती है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में वो पार्टिकल जो है रोटेशनल मोशन करता है या तो उसको सर्कुलर मोशन करता है, तो ये होगा प्योर रोटेशनल मोशन। और फिर बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द टू के अंदर क्या होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन होती है। जैसे ये वाला व्हील है, तो ये वाला व्हील जो है आगे भी बढ़ेगा और रोटेशनल मोशन भी करेगा, तो ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ द टू है। अब हम लोग इस पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे प्योर रोटेशनल मोशन पे। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने मेजॉरिटी या मेजर पार्ट इस पे हम लोगों ने फोकस किया था ट्रांसलेशनल मोशन में। उसमें पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाता है ना, तो ये वाला हो गया हमारे पास प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। अब हम लोग प्योर रोटेशनल की बात करेंगे। क्या करेंगे बेटा? प्योर रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, वो फिक्स होगा। यहाँ पर जो है ये पार्टिकल जो है ऐसे मोशन करेगा, है ना, ये पार्टिकल ऐसे मोशन करेगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे मोशन करेगा। सपोज हम लोग वर्टिकल प्लेन लेते हैं और वर्टिकल प्लेन में भी ये मोशन हो सकती है, तो ये वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, मतलब ये वाला अंदर की तरफ जाएगा। अगर ये पार्टिकल यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेशनल मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट और यहाँ पर आता है ना, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन P1 है और फाइनल पोजीशन जो है आपके पास P2 है ना, ये वाला P1 है और ये वाला P2 है, तो ये वाला P1 और ये वाला P2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल सबटेंड होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल सबटेंड होगा, दैट एंगल इन थीटा। देखिए वापस मैं आपको रिपीट करूँगा। सपोज ये वाला पार्टिकल P1 है, पार्टिकल P1 यहाँ से यहाँ पर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो वो यहाँ पर इस सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करेगा, है ना, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस पर कोई एंगल सबटेंड करेगा। सपोज यहाँ पर टाइम T1 पे है, यहाँ पर टाइम T2 है और यहाँ पर टाइम T2 माइनस T1 विल बी टाइम इंटरवल। सो टाइम T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T, व्हिच इज इक्वल टू वी कैन से इट इज टाइम इंटरवल। ये वाला हो गया टाइम इंटरवल।
है ना। तो ये वाला हो गया हमारे पास टाइम इंटरवल। सो ये एंगल थीटा जो है ना, एंगल थीटा which must be in radian and theta is angle in radian, एंगल इन रेडियन, ये वाला थीटा जो है एंगल इन रेडियन, है ना। तो ये एंगल इन रेडियन जो है ना, एंगल जो थीटा सबटेंड करता है, ये रेडियन में ही होना चाहिए ना, डिग्री में नहीं चलेगा, रेडियन में भी नहीं चलेगा, ग्रेडियंट में या डिग्री में नहीं चलेगा, ये रेडियन में ही होना चाहिए। तो दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे हम इसको बेटा? इसको हम लोग कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस? इफ दिस P1 and P2, these are the two particles, P1 and P2 are the two positions, है ना। अब यहाँ पर पार्टिकल P1 से P2 पर जाता है, तो ये एंगल जो सबटेंड करेगा उसको हम लोग रेडियन पे लेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर स्पीड क्या होता है? एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड इज नथिंग बट इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम इंटरवल, तो ये वाला हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टी, तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया? एंगुलर स्पीड हो गया। ये वाला हो गया हमारे पास एंगुलर स्पीड थीटा अपॉन टी, तो ये वाला हो गया हमारे पास थीटा अपॉन टी। तो ये वाला एंगुलर स्पीड, कोई बोलेगा यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी नहीं आएगी, आएगी, ये वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है। अगर इसके साथ में हम लोग अगर हम लोग जो है डायरेक्शन को भी जोड़ दें, मतलब एंगुलर स्पीड के साथ में अगर हम लोग डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब कर दें, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का। अब इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? एंगुलर वेलोसिटी। अगेन सपोज ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर जाएगा, एंगल थीटा सबटेंड करेगा, यहाँ पर रेडियन में अगर अपन ले लेंगे तो दिस थीटा अपॉन टाइम विल बी गिविंग यू एंगुलर स्पीड। अब बोलेगा डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी नहीं होगी। अब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो दिस डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कैन बी फाउंड आउट बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। किससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल ये वाला जो है हमारे पास पार्टिकल, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको स्क्रू रखना है, इस पॉइंट पे आपको स्क्रू रखना है और स्क्रू को उसी डायरेक्शन में घुमाना है, स्क्रू को उसी डायरेक्शन में घुमाना है जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल मोशन करता है। तो पार्टिकल तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में मोशन करता है, तो स्क्रू को आप ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू किस तरफ आएगा? आपकी तरफ। सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विल हैव डायरेक्शन व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स यू, जो आपकी तरफ आ रही है वही एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अगेन अब आप बोलोगे कि ये वाला, तो आपको क्या करना है? देखिए, अगर आपको राइट हैंड स्क्रू नहीं रखना है तो ये राइट हैंड थंब रूल भी चलेगा। कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। सो इफ आई कर्ल माय फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, द डायरेक्शन ऑफ द थंब, दिस डायरेक्शन ऑफ द थंब will give you the direction of the angular velocity. Angular velocity की डायरेक्शन कौन सी होगी? आपकी तरफ। अगर ये पार्टिकल ऐसे मोशन करेगा, फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो आई विल हैव टू इमेजिन a screw which has been put at the center and I am turning that screw in the direction of the motion of the particle. So if I turn the screw in the direction of the motion of the particle, in which direction the screw will go? It will go inside. तो ये वाला हो गया inside. Otherwise use your right hand thumb rule. Curl your finger in the direction of the motion of the particle. That direction will be giving you the direction of the angular velocity. अगर for example ये ऐसे मोशन कर रहा है ना, तो ये डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी, और ये ऐसे मोशन कर रहा है ना, तो डायरेक्शन will be in a downward direction. So angular velocity will have direction either direction in the direction of the angular, in the direction of axis of rotation, है ना। तो axis of rotation जो है उसी की डायरेक्शन में ये आपको एंगुलर स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या यही फॉर्मूला है एंगुलर वेलोसिटी का? नहीं, एंगुलर वेलोसिटी का एक दूसरा भी फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन टी। ये दो फॉर्मूला है। देखिए
उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, दैट इज नथिंग बट इट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी, इट इज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। यहाँ से पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया, यहाँ पर वापस आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से वापस आ गया। जितना टाइम होगा ना, जितना टाइम होगा वो टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। सो इट इज नथिंग बट इट इज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, इट इज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन या वन सर्कल या वन सर्कल ऐसा कुछ भी आप लोग। तो यहाँ से पार्टिकल इसको ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, इसको हम लोग टाइम पीरियड टाइम है ना, टाइम पीरियड। अब सपोज ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, ऐसे जाता है यहाँ पर, इस पे आके यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर सेंटर पे कितना एंगल सेपरेट करेगा। अगेन ये पार्टिकल यहाँ से चलता है, ऐसे पूरा सर्कल रेडिएट करता है, तो ये एंगल की तरफ, ये एंगल कितना, ये कितना एंगल सेपरेट करेगा 360 नहीं। अगेन आई रिपीट, आपको ये एंगल किसमें लेना है, रेडियन में, तो ये एंगल सेपरेट करेगा 2 पाई, और ये टाइम कितना लेता है t। तो एंगुलर वेलोसिटी विल हैव अनदर फार्मूला 2 पाई बाय t। एंगुलर वेलोसिटी का पहला फार्मूला तो थीटा बाय t था, है ना, थीटा बाय t। अब ये क्या हो गया 2 पाई बाय t। उसमें क्या लेते थे, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर जाता है, तब एंगल थीटा सेपरेट करता है, टाइम इंटरवल t है, तो ये वाला भी एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब ये वाला भी हमारे पास 2 पाई बाय t हो गया, ये वाला भी हमारे पास क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी विल हैव 2 formula, like one is this and another one can be written here as this. This is nothing but it is average angular velocity, है ना। ये दोनों जो है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के हमारे पास फॉर्मूला है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सो इट इज नथिंग बट d थीटा बाय dt, है ना। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी will have this formula, so it is nothing but it is instantaneous। क्या होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। Instantaneous angular velocity will have this formula, omega is equal to d theta by dt. That is dt is very small time interval, it is very small time interval, and d theta is nothing but it is very small angular displacement, है ना। तो ये वाला स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये वाला हो गया हमारे पास वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, है ना। एवरेज के 2 फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब मुझे इतना डेप्थ में जाना चाहिए और डिसाइड कर लूँ, क्योंकि कितने डेप्थ में जाके पढ़ाना आपको। अभी तो हम लोग लेंगे क्वेश्चंस लेंगे, जिसके अंदर से आपके ये क्वेश्चन से ही आपके जो है फंडामेंटल क्लियर हो गए। अब उसके बाद जो है हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर प्योर रोटेशनल मोशन की बात हो रही है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, जिससे हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड हियर एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन time taken to change that velocity. So it is nothing but it is time rate of change of angular velocity। बताइए ये क्या होगा, एवरेज होगा या इंस्टेंटेनियस? यस, एवरेज ही होगा। तो ये वाला हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज नथिंग बट इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, अल्फा इज इक्वल टू w ओमेगा f माइनस ओमेगा i अपॉन डेल्टा t। ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दिस वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा f माइनस ओमेगा i। अब ये दोनों का आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ये सब्ट्रैक्शन देखिए, एक ही डायरेक्शन में हमारे पास
देखिए ये पार्टिकल ऐसे कर रहा है, ठीक है ना, ये पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल भी यही डायरेक्शन में आएगी और फाइनली भी यही डायरेक्शन में आएगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कौन सी होगी, ये दोनों का। अभी कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी जो है ये होता है कि ये जो ओमेगा आई है ना, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। मैं आपको समझाता हूँ, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल जाती है। लेकिन अगेन आई अल्फा विल हैव डायरेक्शन in the direction of ओमेगा, है ना। तो ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में या तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका अल्फा का डायरेक्शन हो सकता है। देखिए मैं आपको समझाऊंगा अगेन आएंगे। मैं आपको एक चीज बताना मैं आपको रह गया, ओमेगा जो है ना उसका एसआई यूनिट क्या है, ओमेगा का एसआई यूनिट क्या था। ओमेगा हमारे पास थीटा अपॉन टी था, थीटा किस में मेजर करते थे, रेडियन में, ये किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा बेटा, रेडियन पर सेकंड। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर आवर, ऐसा होता है ना। अब 1 रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर पूरा करेगा तो उसका होगा 2 पाई रेडियन, ये आपको याद है, एक चक्कर पूरा करेगा वो तो 2 पाई रेडियन उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो ओमेगा का जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, राइट। और प्रैक्टिकल यूनिट्स हमारे पास रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी होते हैं या रिवॉल्यूशन पर मिनट भी होते हैं। इट इज नथिंग बट इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब ये वाला जो है हमारे पास अल्फा, हमारे पास अल्फा, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट विल बी इक्वल टू रेडियन। देखिए अल्फा का क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। तो ये वाला हो जाएगा रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये वाला हो जाएगा रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा का क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, और ये डेल्टा टी का क्या होगा, सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड विल बी इक्वल टू सेकंड का स्क्वायर। तो ये वाला जो हो जाएगा हमारे पास अल्फा का एसआई यूनिट। अब अल्फा की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये वाला सपोज ये वाला पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये पार्टिकल ऐसा मोशन कर रहा है, ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन आती है, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन आती है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आती है तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास फॉर एग्जांपल इतनी जो है हमारे पास ओमेगा आई है, ठीक है, इतनी ओमेगा आई होता है ना। कोई बोलेगा कैसे ओमेगा आई नहीं होगी, तो सपोज ओमेगा आई इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड। कितना हो गया बेटा, 2 रेडियन पर सेकंड फॉर एग्जांपल। और ओमेगा एफ कितना हो गया, तो ओमेगा एफ फॉर एग्जांपल अगर 4 रेडियन पर सेकंड हुआ तो ये वाला वेक्टर उससे डबल हो जाएगा, होगा ना। ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ओमेगा आई, ये ओमेगा एफ, है ना। तो ओमेगा एफ जो है वो 4 रेडियन पर सेकंड है और ओमेगा आई ये 2 रेडियन पर सेकंड है। अगर हमको अल्फा ढूंढना है तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, है ना, ओमेगा आई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी सपोज कुछ भी हो सकता है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओमेगा एफ हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 2 है ना। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 4 अपॉन डेल्टा टी होगा अल्फा। डेल्टा टी कुछ भी टाइम इंटरवल आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज 1 सेकंड होगा, है ना, 1 सेकंड ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको 1 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए आपने क्या कर दिया, बड़ा वाला जो वेक्टर था इतना, उसमें से इस वेक्टर को निकाल दिया, है ना। बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को निकाल दिया, तो ये वाला वेक्टर उसी डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा। तो ये अल्फा की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो अल्फा की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में ओमेगा आई और ओमेगा एफ, मतलब अपर डायरेक्शन। लेकिन क्या होगा अगर ये वाला ओमेगा आई इनिशियल वेलोसिटी आपके पास पहुंच जाता हो, फॉर एग्जांपल 6 रेडियन पर सेकंड, है ना, और फाइनल आपके पास 4 रेडियन पर सेकंड होगी। अब क्या हो जाएगा,
ये 4 माइनस 6 हो जाएगा, तो 4 माइनस 6 आपके पास क्या हो जाएगा -2। ये रिटार्डेशन होगा, ये रिटार्डेशन हुआ, लेकिन डायरेक्शन देखिए, ये वाला हमारे पास ओमेगा आई जो हमारे पास था वो 6 रेडियन और ओमेगा एफ ये, ठीक है, ये वाला हमारे पास ओमेगा एफ 4 रेडियन, ठीक है बेटा। अब ये वाला हमारे पास 6 रेडियन, कितना हो गया 6 रेडियन। अब क्या करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। याद है सब्ट्रैक्शन वाला जो सेकंड वाला वेक्टर है उसको उल्टा घुमा दो, इसकी डायरेक्शन को चेंज करो, ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको कर दो। तो अगर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में किया गया तो ये वाला हमारे पास 4 रेडियन और इसको उल्टा किया गया तो ये वाला हमारे पास -6 रेडियन है ना, ये दोनों तो कैंसिल करेंगे ना। तो अब अल्फा की डायरेक्शन कौन सी होगी, एक्जेक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इनिशियल या फाइनल, जो भी आपके पास जो है एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी ना, मैंने एंगुलर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन थी, अब अल्फा की डायरेक्शन कैसे होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये अल्फा की डायरेक्शन या तो जिस डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे या उससे जो है कम हो सकती है, ठीक है बेटा। तो इतना आप जो है लिख लो 1-2 मिनट। चलिए अब हमको 2 टॉपिक और सीखते हैं। जैसे हमारे पास पहला होगा लीनियर वेलोसिटी, हमारे पास होगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन, एंगुलर वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन है। तो पहले तो हमको ये वाला सीखना पड़ेगा v इज इक्वल टू r ओमेगा, या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे v बार इज इक्वल टू वी कैन से r बार इनटू ओमेगा, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ओमेगा बार क्रॉस r बार दिया है। चलिए देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन करके। तो v बार जो है ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारे पास v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार, ऐसा हमको आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ओके। और दूसरा भी हमको सीखना पड़ेगा, जैसे हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन, देखिए वापस अगेन आ रही, ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंगुलर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। अब इसके बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो इसके अंदर भी वही रूल है, इफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, याद आ रहा है आपको, v इज इक्वल टू u प्लस kt, ऐसा इक्वेशन यहाँ पर भी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फिर डेल्टा थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, याद आ रहा है आपको कुछ, d इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 kt स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा वाला इक्वेशन हमारे पास ये बना हो गया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, कुछ याद है आपको, d इज इक्वल टू वी कैंसिल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्या होगा स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। बस ये 2 टॉपिक हमको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का ये रिलेशन, फिर बाद में इसका वेक्टर रिलेशन भी हम लोग जो है ट्राई करेंगे कैसे आ सकता है। तो हम लोग जो है सबसे पहले ये वाला टॉपिक को देखेंगे, कौन सा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड, so we will name this topic as relation between linear velocity and angular velocity, है ना। तो ये वाला रिलेशन बिटवीन v बार एंड ओमेगा बार। अब आप देखिए, सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल है, सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल इज देयर एट टाइम t, है ना, और ये पार्टिकल p2, ये पार्टिकल यहाँ पर p2 पोजीशन में जाता है t2 टाइम में, और तो यहाँ पर आपको पहले तो लिखना है कि as shown in the figure the particle is performing a rotational motion at time t1, so at time t1 its position is p1 and at time t2
its position is P. So position vector here is R1 bar and position here is suppose R2 bar. But here ये R1 और R2 ये पोजीशन वेक्टर है, ओके, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये R1 और R2, हाँ डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्या रहेगा मैग्नीट्यूड? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये वाला एंगल अगर थीटा है, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ओमेगा कैन बी रिटन हियर, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी is equal to theta by t, है ना। सपोज t2 minus t1 is equal to t, है ना, ये टाइम माइनस ये टाइम is equal to t, तो ओमेगा is equal to theta by t। ये वाला हो गया बेटा, बिल्कुल हो गया। Let us say this is our equation number 1, okay। Now if this is arc is of length a, so suppose t1 p2 जो arc है उसका मैग्नीट्यूड a है, t1 p2 जो arc है उसका मैग्नीट्यूड a है, तो इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी? तो v is equal to l by t होगा। फिर से वापस अगेन, पहले तो आपको थोड़ा सा जनरल लिख देना है कि as shown in the figure particle p1 particle is at position p1 at time t1 and p2 at position p2 is angular displacement is theta in time interval t, so omega is equal to theta by t। ये वाला हो गया। अब ये वाली जो आर्क है ये इतना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन विल बी इक्वल टू लीनियर स्पीड। बट हमको ये भी मालूम है आर्क इज इक्वल, ये थीटा जो है ना, ये थीटा, क्या ये थीटा को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? ये वाला आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, so theta into r is equal to l। let us say this is our equation number 2, है ना। तो ये वाला हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। चलिए इसको हम लोग 2 करते हैं और इसको हम लोग 3 करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय t, ये वाला l बाय t। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टू n, so from 1 2 and 3 v is equal to l upon t। क्या हो गया बेटा? l upon t, ये वाला हुआ। बट l is equal to r थीटा, हुआ ना। ये वाला क्या हो गया? l की जगह पे मैंने क्या रख दिया? r थीटा या थीटा r, बट थीटा अपॉन t, ये वाला क्या हो गया? ये वाला हो गया ओमेगा। सो v is equal to r into ओमेगा। ये वाला हमारे पास क्या हो गया? रिलेशन बिटवीन v बार एंड ओमेगा बार, है ना। तो ये वाला v बार और ओमेगा बार, इसका मैग्नीट्यूड का रिलेशन आ गया। अब डायरेक्शन का कैसे होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्या इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे उसको एडजस्ट करेंगे वो हमारे पास हो गया। तो ये वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। v इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा, ये अभी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है इसको, ये वाले मोशन कैसे होती है। यहाँ पर ये हमारे पास जो r के p1 p2 जो r के इसकी लेंथ हम लोग l को रखते हैं और v इज इक्वल टू l बाय t, सो थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r, सो थीटा r इज इक्वल टू l, सो v इज इक्वल टू l बाय t। l की जगह पे हम लोग r थीटा रखो, तो ये वाला हमारे पास इतना है। ओके बेटा, तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।